सभी मित्रों, सभी छात्रों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम देखेंगे इस कोर्स को इतिहास का क्षेत्र क्या है। पहले हमने जाना कि इतिहास की विषय वस्तु क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है और इतिहास की प्रकृति और परिभाषाएं क्या हैं। आज हम देखेंगे कि इतिहास का क्षेत्र क्या है, यानी कहाँ तक इतिहास फैल सकता है, उसका कहाँ तक उसका मैदान है जहां पर वो अपने कार्यकलापों को या उसमें चरागाह की तरह विचर सकता है। तो आइए देखते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि इतिहास का क्षेत्र बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। अतीत में यह सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इकाइयों में बटा हुआ था। मतलब प्राचीन काल में इतिहास को हमने सामाजिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास के रूप में हम देखते थे, इसी में बांटते थे तथा प्रत्येक इकाई का अपना एक स्वतंत्र इतिहास होता था। कुछ देशों जैसे चीन, जापान और भारत में को भी इसमें ले सकते हैं। चीन, जापान और भारत ने ये माना, ये पूर्वी एशिया के देश हैं, पूर्वी देश हैं, इन्होंने अपने आप को अत्यधिक श्रेष्ठ समझा। ऐसा समझा कि धरती पर हमसे श्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता किसी की है नहीं। ठीक है, तो ये समझकर उन्होंने दूसरे देशों का अर्थात पश्चिमी देशों का कोई अध्ययन खास किया नहीं तथा उन्हें बर्बर कहकर टाल दिया गया। ऐसा माना गया कि वो आक्रमणकारी थे, वो बर्बर थे और उनके अंदर सभ्यता और संस्कृति के बीज नहीं थे, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज आवागमन के फलस्वरूप हम देखते हैं और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, तीव्र साधनों और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समय और दूरी पर विजय पाली गई है। आज हम कहते हैं दुनिया, पूरे वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गई है, अर्थात एक ये पृथ्वी एक गांव जैसा बन गई है कि जहां पर सभी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। तो पूरा संसार, उसका कारण है औद्योगिक क्रांतियां और आवागमन के तीव्र गति से चलने वाले साधन। तो सभी देश एक दूसरे से निकट आ गए हैं इस स्थिति में। अतः आज जो विश्व मानव है वो विश्व जनीन हो गया है। प्रोफेसर इल्टन ने यहाँ पर कहा है कि सभी ऐतिहासिक उत्तम कृतियां विश्व जनीन हैं, अर्थात जो इतिहास की जो उत्तम कृतियां हैं वो पूरे विश्व को, वातावरण को लपेटती हैं, क्योंकि इसके अंश का अध्ययन करते समय वह संपूर्ण का स्मरण कराती हैं। प्राथमिक अभिलेखों की अब कुछ पॉइंट्स में हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट में जो प्राथमिक अभिलेख होते हैं, प्राथमिक अभिलेख क्या होते हैं? ये अभिलेख, सिक्के और पुरातात्विक सामग्रियां। तो प्राथमिक अभिलेखों की खोज के फलस्वरूप भी इतिहास का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। 19वीं शताब्दी में भूगर्भ शास्त्र और पुरातत्व विज्ञान ने प्राचीन इतिहास के विभिन्न अध्ययन स्रोतों को प्रकाश में लाया है। इसमें भूगर्भ शास्त्रियों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, जिससे हमारे पुराविदों को बहुत सी सभ्यताएं खोजने का अवसर मिला। उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न मानवीय अवशेष और उपकरण मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं, उनसे मानव की जातियों का अध्ययन होता है और उनके द्वारा बनाए हुए उपकरण मिले हैं, जिनके द्वारा प्राचीन इतिहास की रचना संभव हो सकी है। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने ईसाई भिक्षुओं की इस धारणा का पर्दाफाश कर दिया है कि इस धरती पर मानव का पदार्पण हाल के ही युग में हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि पाषाण काल बहुत पुराना है। इतिहास, दूसरा पॉइंट हमारे पास यह है कि इतिहास लेखन द्वारा भी इतिहास का क्षेत्र विस्तृत रहा है, अर्थात इतिहास लिखने भी लोग लगे, उससे भी इतिहास का क्षेत्र विस्तृत हो गया। एक तो उपकरणों द्वारा, मानव कंकालों द्वारा इतिहास की जानकारी हुई, जिसको हम पुरातात्विक इतिहास कहते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों ने इसमें बहुत सहायता की, हमारे नृविज्ञान में के कारण हम मानव के कंकालों का अध्ययन करने में सक्षम हुए हैं। और इतिहास लेखन द्वारा भी इतिहास का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। 19वीं शताब्दी का इतिहास का संबंध राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित था, परंतु आजकल लोगों का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, साहित्यिक जीवन का अध्ययन भी किया जाने लगा है। आज का इतिहासकार कोई दरबारी नहीं है कि चारण या भाट की तरह बस केवल राजाओं की प्रशस्तियां गाता रहे, बल्कि उसकी लेखनी अत्यंत ही स्वच्छंद हो गई है, उसका दृष्टिकोण अत्यधिक आलोचनात्मक है, व्यापक है, उसके साधन अत्यधिक व्यापक हो गए हैं, उसकी लेखन शैली अधिक चयनात्मक हो गई है, वो चूज करता है और साहित्यिक भी है। तीसरी बात यह है कि जब तक समाज अतीत का ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, इतिहास का क्षेत्र बढ़ता ही रहेगा। मानव जाति का विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति
और इतिहास का एकेडमिक अनुशासन बनना तथा इतिहास की मांग ने, इतिहास की डिमांड भी बहुत है, इतिहास का क्षेत्र बढ़ा दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विश्लेषण किया जा रहा है। अब इतिहास का संबंध मानव के किसी विशेष कार्यकलाप से नहीं है कि किसी कोई एक घटना या तो कोई विशेष कार्यकलाप से है, बल्कि इसका संबंध मानव के बॉम्ब से टॉम्ब तक, अर्थात उसके मानव के गर्भ से, माँ के गर्भ से लेकर उसके कब्र तक, मृत्यु तक भी उसके जीवन का जो लेखा जोखा है उसमें भी इतिहास रुचि रखता है। प्रारंभ में इतिहास राजनीतिक घटनाओं का वृत्तांत मात्र होता था कि किस राजा ने कहाँ आक्रमण किया, किस कौन जीता कौन हारा, इसका वृत्तांत केवल होता था। लेकिन अब इतिहास का संबंध केवल साम्राज्यों या वंशावलियों के उत्थान पतन से नहीं है, बल्कि अब यह सामाजिक घटनाओं जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, शिक्षा, धर्म, मनोरंजन के साधन, खाद्य एवं पेय, वस्त्राभूषण आदि का भी विवेचन करने लगा है इतिहास के अंतर्गत। अन्य पॉइंट्स के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि नए नए महादेशों की खोज तथा नए नए देशों के उदय ने इतिहास के क्षेत्र को बढ़ा दिया है। कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन भी इतिहास के अध्ययन के विषय बन चुके हैं। फ्रेंच दार्शनिक थे वोल्टेयर, जिनका टाइम है 1692 से 1778 ईस्वी। इन्होंने पहल एक नए ढंग का राजनीतिक और सांस्कृतिक लेखन इतिहास में आरंभ किया। उसने इतिहास की को संकीर्ण राजनीति या आत्मकथात्मक एवं आलोचनात्मक, अनालोचनात्मक, जिसकी आलोचना समालोचना ना हो सके, ऐसे विवरणों से मुक्त किया। किसने? वोल्टेयर ने। वह लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, विज्ञान एवं राजनीति का चित्रण करना चाहता था। वह धर्म निरपेक्ष विश्व में, जहां पर सभी धर्म समान हो, कोई धर्म छोटा बड़ा ना हो, वही धर्म निरपेक्षता कहलाती है। ऐसे विश्व में इतिहास के शक्तिशाली अवदानों को पहचानता था। अवदान मतलब पावर को, वो ऐसे इतिहास की इस पावर को जानता था। फलतः इतिहास युग की भावना और जीवन के अनुरूप काम करने लगा, अर्थात इतिहास लेखन में अब बदलाव यहाँ से आने लगा। यह अधिक विस्तृत हो गया, व्यापक हो गया और मानव अनुभव के गहन पहलुओं से जुड़ गया। अतः इतिहास सतत परिवर्तनशील एवं स्वतः नवीकरणीय विषय बन गया। उसमें नए नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं। अमेरिकी तथा इसके क्षेत्र के कह सकते हैं कि विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों ने पश्चिमी जगत जो है उसको भी काफी ऐतिहासिक चिंतनशील बना दिया है। वहां पर भी इतिहास लेखन या ऐतिहासिक चिंतनता पाई जाने लगी। पश्चिमी देशों में भी 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक उथल पुथल के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ और जिसने राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म दिया। हम जानते हैं कि इस टाइम हम लोग भी पहले मुगलों से लड़ रहे थे, बाद में अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया और उससे हमें स्वतंत्रता का संघर्ष करना पड़ा। तो इस तरह हर देश की यही हाल थी, लगभग कहीं न कहीं कोई न कोई क्रांति चल रही थी, चाहे वो रूस की क्रांति, लेनिन की क्रांति हो या पश्चिम में तमाम क्रांतियां फ्रांसीसी क्रांति जैसे चल रही थी अमेरिका वगैरह में, जिसने राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म दे दिया। इतिहासकारों ने अपने अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को उजागर करना प्रारंभ किया। प्रत्येक इतिहासकार ने अपने अतीत को महिमा मंडित किया और इस विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रवाद का शंखनाद किया। उनकी रचनाओं से इतिहास का क्षेत्र बढ़ गया। अभिलेखागारी अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया। ये कहा गया कि अभिलेखों से हमको अपने अभिलेखागार बनाए जाए। अभिलेखों से बहुत सारी जानकारी मिलती है, जहाँ पे हमको सिक्के और अभिलेख देखने को मिलते हैं, दान पत्र देखने को मिलते हैं, ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं, जिससे हमको उस समय के तत्कालीन जनजीवन का और राजा और राजशासनों का ज्ञान होता है। यूरोपीय विद्वान भारत, चीन, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के इतिहास के अध्ययन में दिलचस्पी भी लेने लगे। हीगेल, काम्ट, क्रोचे, स्पेंगलर और टैनबी आदि की कृतियों ने इतिहास के क्षेत्र को व्यापक कर दिया। इनकी जो कृतियां हैं विश्वजनीन मानी जाती हैं और इतिहास के क्षेत्र को बहुत बढ़ा दिया इन्होंने। 19वीं सदी तक इतिहास के अनेक नए भेद जैसे आर्थिक, सामाजिक एवं विधिक अर्थात न्यायिक भी निकल आए। पुरातात्विक
उत्खननों, नृविज्ञानी अध्ययन, नृ का अर्थ होता है मनुष्य, मनुष्य के कंकालों का अध्ययन पाषाण काल से लेकर आधुनिक प्राचीन काल तक, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक खोजों एवं तकनीकी प्रगतियों ने जो टेक्नोलॉजी में जो प्रगति हो गई उसने बड़ा सहारा दिया, बड़ा साथ दिया। कह सकते हैं कि इन प्रगतियों ने इतिहास के क्षेत्र को खूब बढ़ा दिया। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में संस्कृति, कला और दर्शन भी इतिहास अध्ययन के साथ जुड़ गए। हम जानते हैं कि हमारे ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इतिहास लेखन और दर्शन का की मूल भावना है। हम लोग इतिहास लेखन और दर्शन पढ़ रहे हैं ये पेपर, इसी के अंतर्गत हम इतिहास के क्षेत्र को देख भी रहे हैं। तो 2 हमारे यहाँ विश्व युद्ध हो चुके हैं। हम जानते हैं कि इनके परिणाम स्वरूप 2 शांति के प्रयास हुए और शीत युद्ध भी चल रहे हैं अंदर अंदर, और निरस्त्रीकरण चल रहा है, मजदूर आंदोलन और न्यायिक सक्रियता अर्थात वैश्विक मतलब जो न्याय है और कोर्ट है उसकी सक्रियता, मानवाधिकारों का गठन, नारीवाद अर्थात नारी सशक्तिकरण, ऐसे अनेक नए विषय उभर आए जो इतिहासकारों के लिए चरागाह बन गए। चाहे जितना इतिहास लिखो इन सभी क्षेत्रों में जाकर, इन सब का इतिहास का क्षेत्र कितना व्यापक हो गया है इन सब विषयों के कारण, इन सब टॉपिक्स के कारण। वस्तुतः आजकल तो मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप उत्खनन से लेकर पृथ्वी के धरती के उत्खनन से लेकर सभ्यताओं के निकालने से लेकर चांद तक पैर रखने का अपना इतिहास है। चांद पर पैर रखने का भी उसका इतिहास बन चुका है, अर्थात हम अपनी पृथ्वी से दूसरे ग्रहों पर भी जा रहे हैं, इनका भी एक इतिहास हो गया। प्रत्येक मानव समूह का कबीलों से लेकर आधुनिक मानव तक का अपना इतिहास है। कैसे राज्य बने, कबीलों से कैसे राज्य बने, राज्य से साम्राज्य बने, साम्राज्य से फिर अभी लोकतंत्र कैसे हुआ, इन सब का एक इतिहास है। इतिहास का प्रस्तुतिकरण मात्र पुस्तकों से नहीं अपितु साहित्य, विज्ञान, कला, धर्म, कर्मकांड, विज्ञापन, दूरदर्शन, दूरभाष और इंटरनेट द्वारा भी होने लगा है। विरासत, इतिहास, सूक्ष्म इतिहास इत्यादि ने इतिहास के क्षेत्र को बहुत व्यापक बना दिया है। आज इतिहास धर्म, संस्कृति, कला, खेलकूद, कृषि, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक, कंप्यूटर शिक्षा, किसान मजदूर आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन इत्यादि अनेक विषयों का भी अध्ययन करने लगा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतिहास का क्षेत्र केवल अब राजाओं की वंशावलियों और उन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में मानव के जितने भी क्रियाकलाप हैं, महत्वपूर्ण क्रियाकलाप, उन सब का अध्ययन यह करने लगा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आशा है आज का पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग व्यूज बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी क्लास आज के लिए।